एवरीवन, मानव दिस साइड। कैसे हो सब लोग? मैं बहुत बढ़िया हूँ। और मैंने अभी अभी सुना कि बोर्ड्स के एग्जाम्स आने वाले हैं। मेरे को देखो एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता है, बट आई गेस मई में है पेपर, है ना? अब देखो, मैंने तो बोर्ड्स के एग्जाम दे लिए, अपने 10th में भी दे लिए थे, 12th में भी दे लिए थे, और अब मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ DTU से। मेरे तो बोर्ड्स खत्म हो गए। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे को किसी ने कही थी, वो थी कि अगर तुम्हें किसी से कुछ सीखना है ना, तो उससे सीखो जो उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुका है। और मेरा CBSE बोर्ड से रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंस है ना, मैं इस वीडियो में डालने वाला हूँ। दैट इज़ वाई दिस इज़ अ मस्ट वॉच वीडियो फॉर ईच एंड एवरी CBSE स्टूडेंट्स जिन्हें बोर्ड की तैयारी करनी है, या फिर जो बोर्ड से डरते हैं और सोच रहे हैं कि उनके बोर्ड्स में अच्छे स्कोर नहीं आएंगे। मैं इस वीडियो में तुम्हें एक पूरी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, किस तरह हमें पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, किस तरह अपना स्टडी स्ट्रेटजी क्रिएट करनी चाहिए, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो किस तरह उसे भी साथ साथ हैंडल करना चाहिए। मैंने तो अपनी 11th 12th में साइंस ली थी, और मेरे पास सब्जेक्ट थे PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन। 5 सब्जेक्ट थे, 5 एग्जाम्स थे मेरे, और मेरे सारे एग्जाम्स बहुत अच्छे गए बिकॉज मैंने एक स्ट्रैटेजी का यूज़ करा। अब अगर आप सोच रहे हो कि ये स्ट्रैटेजी सिर्फ CBSE के स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई होगी, तो नहीं। अगर SSC का बच्चा भी इस वीडियो को देखेगा तो ये स्ट्रैटेजी उसके लिए भी बेनिफिशियल होगी। अगर ICSE का बच्चा देखेगा, ICSE बोर्ड का स्टूडेंट देखेगा, तो उसके लिए भी बेनिफिट होगी। मैं आपको ना स्टडी पैटर्न बताने वाला हूँ, इरिलेवेंट ऑफ व्हाट बोर्ड एग्जाम इट इज़। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे है, अगर आप मेरी इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हो ना, तो आपको एटलीस्ट कुछ चीज़ों की पहले से ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप इसे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सको। अब वो चीज़ें क्या क्या हैं, पहले वो उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो है मोटिवेशन। देखो, अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हें CBSE में नंबर नहीं चाहिए तो तुम इस वीडियो पे क्लिक ही नहीं करते, ठीक है? तुम्हें नंबर चाहिए, ये तुम्हारे मोटिवेशन का एक फेज़ है। अब फ्यूचर में तुम तैयारी करोगे और तुम्हारा हो सकता है मोटिवेशन गिरे, तो उस मोटिवेशन को इम्प्रूव रखना है, तुम्हें उसको बार बार अपने आप को मोटिवेट करते रहना है ताकि तुम पिछड़ ना जाओ। और अगर तुम्हें मोटिवेशन ही चाहिए तो मेरे चैनल पे बाकी वीडियोस को चेकआउट कर लो, यहाँ पे एक प्लेलिस्ट आएगी, इसे चेकआउट कर लो। मैं भी मोटिवेशनल कंटेंट ही बनाता हूँ। एनीवेज, वो सब तो बात की है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्हें रख लो। एक तो तुम्हारे पास प्रीवियस ईयर पेपर्स अवेलेबल होने चाहिए। अब ये कहाँ से आएंगे? देखो, तुम्हें पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ऑनलाइन सब अवेलेबल है, तुम्हें PDF ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाएंगी। एक नहीं, 3-4 पब्लिशर्स की तुम्हें PDF फ्री में अवेलेबल हो जाएंगी अगर तुम हल्का सा गूगल पे सर्च करोगे। सेकेंड चीज़ जो तुम्हें चाहिए ना, वो है टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की एक लिस्ट। अब देखो, जैसे मैथ्स का पेपर है, अब मैथ्स के पेपर में सिर्फ एक टॉपिक तो आएगा नहीं ना, उसमें तो बहुत सारे टॉपिक्स है हमारे पास इंटीग्रेशन भी है, हमारे पास लिमिट्स भी है, हमारे पास कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, कोनिक सेक्शंस भी है। अब हमारे पास इतने सारे टॉपिक्स है और हर एक टॉपिक को हमें ध्यान से करना पड़ेगा, और उसके लिए टॉपिक वाइज एक सिलेक्टेड क्वेश्चंस की लिस्ट होनी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए भी तुम्हें देखो पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन तुम्हें मिल जाएंगे। और बेटर रहेगा कि जो तुम प्रीवियस ईयर पेपर्स डाउनलोड कर रहे हो ना, वो इन क्वेश्चन वाइज की फॉर्म में डाउनलोड करो। ये देखो, मेरे पास अभी तक वो बुक पड़ी हुई है जिस बुक को यूज़ करके मैंने अपना मैथ्स का एग्जाम दिया था। ऐसे मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री की भी पड़ी हुई है, मैंने सबकी तैयारी करी थी, इंग्लिश के लिए ULIKE तक खरीदी थी। इसलिए तुम्हारे पास एक बुक होनी ज़रूरी है ताकि तुम प्रैक्टिस कर सको। अब देखो, मैंने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी खोल रखी है, ठीक है? इसमें प्रोबेबिलिटी में मेरे को 1 मार्कर क्वेश्चंस भी मिल गए हैं। मेरे को देखो 2005 2006 के क्वेश्चंस भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। मेरे पास 2 मार्कर क्वेश्चंस भी हैं, मेरे पास 4 मार्कर क्वेश्चंस भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। देखो, मेरे पास यहाँ पे 2019 के क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं अगर मैं करना चाहूँ, और ये सब प्रोबेबिलिटी के एक सेक्शंस में अवेलेबल हैं। अब ये तो हमें इंस्टीट्यूट से मिली थी, तुम्हें स्कूल वाले कोई पब्लिशर बुक लगवा रहे हैं, तुम वो बुक यूज़ कर लो, उस बुक को रेफर कर लो। नहीं तो MTG की भी बुक अवेलेबल है, ULIKE तो है ही अपने पास, तो इन बुक्स को भी तुम यूज़ कर सकते हो, बट तुम्हें एक रेफरेंस पॉइंट ज़रूर चाहिए होगा। तो चलो अब फाइनली इस वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट को शुरू करते हैं। पार्ट 1 जो हमारे पास है ना, इसमें वी विल हैव टू स्टडी द पैटर्न ऑफ द एग्जाम। अब मैंने तुम्हें देखो पहले ही बताया था कि तुम्हारे पास प्रीवियस ईयर्स अगर अवेलेबल है तो तुम्हारे लिए कितना आसान हो जाएगा। अगर तुम उन क्वेश्चंस को देखोगे ना, तो तुम्हें एक चीज़ पता चलेगी, कंसेप्ट सेम यूज़ हो रहा है, फॉर्मूला सेम यूज़ हो रहा है, बस वैल्यूज़ डिफरेंट करके नए नए क्वेश्चन नए नए साल आते जा रहे हैं। सिमिलर कॉन्सेप्ट के बस वैल्यूज चेंज है और इतना उतना चेंज है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें 2 सर्कल के इंटरसेक्शन का एरिया दिया गया है, तो कुछ क्वेश्चन में तुम्हें वर्टिकली एरिया निकालना है, कुछ में हॉरिजॉन्टली। यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ dx और dy का है। अब अगर तुम्हें dx dy समझ नहीं आ रहा तो यार इसके लिए मैं हेल्प नहीं कर सकता,
पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। ऑल्सो जैसे मैंने अभी बताया, रिपीटेड क्वेश्चंस भी आए हुए हैं सीबीएसई में। तो अगर तुम नोटिस करते हो कि पिछले 2 साल से कोई सेम क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो इस साल भी रिपीट होगा सेम क्वेश्चन। तो हो सके तो उन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लो। हो सके क्या, तुम्हें उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। अब तक अगर तुमने सारा फॉलो किया होगा ना, तुम्हारे पास एक डेटाबेस अवेलेबल होगा कि किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या होता है। ये सब तुम्हें प्रैक्टिस करते हुए कैलकुलेशन एक जो होता है ना, रियलाइजेशन तुम्हें फील हो जाएगा। अब अगर तुम इसमें भी आलस कर रहे हो और तुम्हें नहीं पता कि कैसे ये सब भी करना है, तो गूगल पे सर्च करना, तुम्हें सब अवेलेबल मिल जाएगा वहाँ पे, किस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इवन कुछ लोगों ने यूट्यूब पे वीडियोस भी बना रखी है इस चीज़ को रिलेटेड। पर ना अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है। सिंस सीबीएसई का कुछ पेपर सब्जेक्टिव होता है, उन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में तुम्हारे क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन और किस तरह तुमने डायग्राम वगैरह बनाया है, किस स्टेप के थ्रू तुमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, वो सब भी मैटर करने वाला है। तुमने डेरिवेशन करते वक्त क्या सारी चीज़ों को ढंग से मेंशन किया है, ढंग से उनके ABCD उसमें मार्क किए हैं, वैल्यूज सही से लिखी है नहीं, ये सब भी मैटर करेगा। तो ये सारी चीज़ें ना हम स्टूडेंट की आंखों से निकल जाती है और हमें पता ही नहीं चलता है कि हम इसका करें तो करें क्या। तो इस तरह के क्वेश्चंस का ना मैं तुम्हें एक ट्रिक बता देता हूँ, और ये ट्रिक ना बहुत हेल्पफुल है। तुम इस ट्रिक को फॉलो करोगे तो तुम्हें एक इवैल्यूएशन बेसिस पे तुम्हें अपना रिजल्ट मिल जाएगा कि मैं कहाँ गलत था और मुझे क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है। इसके लिए तुम्हें पता है क्या चाहिए, एक व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें तुम्हारे स्कूल के टीचर अवेलेबल हों तुम्हारे लिए। अब देखो, अगर तुम टीचर को कोई क्वेश्चन भेजते हो और उनसे कहते हो कि सर मैम मेरे को इसका आंसर चाहिए, आप बता दीजिए मेरे को इसमें क्या क्या लिखना है। टीचर आलसी होता है, वो नहीं बताएंगे यार, उन्हें और काम होते हैं, वो कितना टाइप करके तुम्हें एक्सप्लेन करेंगे। बट तुम ये कर सकते हो यहाँ पे कि तुम अपना सॉल्यूशन क्रिएट करो जो तुम्हें लगता है कि ठीक है। क्वेश्चन अपने सर या मैम को भेजो, सॉल्यूशन अपने सर या मैम को भेजो, और अपने सर या मैम अपने टीचर से पूछो कि मैम ये 4 नंबर का क्वेश्चन है और मैंने इसमें ये सब एक्सप्लेनेशन लिखी है, आप इस क्वेश्चन को चेक कीजिए और बताइए क्या ये क्वेश्चन 4 नंबर के वर्दी है। देखो, टीचरों को ना बच्चों की गलती निकालने में बहुत मजा आता है, और टीचर भागे भागे तुम्हारा आंसर चेक करने आएंगे और वो तुम्हें इवेल्युएट करेंगे कि 4 नंबर में से इसमें 3 नंबर मिलने चाहिए, इसमें ये मिसिंग है, इसमें वो मिसिंग है। नेक्स्ट टाइम फिर तुम बोर्ड एग्जाम में वो गलती मत करना और तुम्हारा सारा काम सॉर्टेड है। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है किस तरह हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, हाउ टू प्रैक्टिस प्रॉपरली। अब देखो, एंड टाइम पे ना 1 मंथ 2 मंथ बचा है, तुम्हारा NCERT करने का कोई तुक नहीं बनता है। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुमने ये सुना होगा, बट अगर तुम CBSE की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो भी तुम्हें ना NCERT को एक मोमेंट पे छोड़ देना चाहिए, और तुम्हें जो मैंने तुम्हें मॉक टेस्ट के लिए बताया, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की जो लिस्ट ढूंढने के लिए बोला था ना, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। हाँ, अगर बीच में थ्योरी वोरी में प्रॉब्लम आ रही है तो अपने नोट्स उठा के देख लो, बट NCERT पढ़ने मत बैठना, एक लाइन NCERT के पढ़ने मत बैठना। अब देखो, मैंने तुम्हें ना 2 चीज बोली थी, एक थी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की लिस्ट और एक थी प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट, और हम इन दोनों को यूज करेंगे 2 डिफरेंट अप्रोच में। हम टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और मॉक टेस्ट को भी लगाएंगे। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि दोनों चीज़ों में चॉइस है, मे भी हो सकता है क्वेश्चन सेम निकल जाए, बट मैं कभी भी चॉइस की बात नहीं कर रहा हूँ। ये दोनों हमें लगाना है, दोनों मस्ट है हमारे लिए, ठीक है। कैसे करेंगे अब इसे, देखो हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज क्वेश्चन से। अब देखो, कुछ क्वेश्चंस के नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, कुछ के कम होते हैं, हाँ वो तो चलता है, बट हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे अपने हिसाब से। तुम करोगे ना, तुम्हें जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल सेम कंसेप्ट के होते हैं, तुम्हें वो बात वहाँ पे पता चलेगी और तुम्हें समझ आ जाए कि हाँ ये सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे सेम कंसेप्ट लग रहा है, इस तरह के क्वेश्चन मैंने करे हुए। ट्रस्ट मी, मैंने भी इस तरह अपनी तैयारी करी थी और कुछ टॉपिक्स तो मैंने एंड तक पढ़े ही नहीं थे, फिर भी इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे मैं कर ही आया था और मेरे सही नंबर आ गए थे। एनीवेज, जब तुम्हारे वो टॉपिक वाइज क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे ना, तो तुम्हें सेकेंड चीज पे फोकस करना पड़ेगा, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। हाँ, तुम्हें पेपर 3 घंटे के लिए मिलेगा, बट तुम उसे 3 घंटे में कर नहीं पाओगे। मैथ का पेपर बहुत लेंदी होता है, इंग्लिश में तुम सुंदर सुंदर सारा लिखने जाओगे, वो लेंदी हो जाएगा, फिजिक्स में डेरिवेशन करने जाओगे, वो लेंदी हो जाएगी। तुम्हें यहाँ पे पता है क्या सीखना पड़ेगा, तुम्हें सीखनी पड़ेगी टाइम मैनेजमेंट। किस तरह तुम अपना टाइम इस तरह मैनेज कर पाओ कि उन 3 घंटों में तुम सारा काम कर पाओ। और वो OMR शीट भी तो भरनी पड़ती है ना, हाँ, तो वो सारा काम करना है, ढंग से कर पाओ, तुम्हें कोई हड़बड़ी ना हो।
इसलिए टाइम मैनेजमेंट करनी भी आनी चाहिए, और वो किससे आएगी? हमारी मॉक अप्रोच से। मॉक टेस्ट है या फिर प्रीवियस ईयर पेपर, जो असली पेपर जैसे तुम फाइनल में सॉल्व करोगे ना 3 घंटे के टाइम लिमिट के अंदर। मोस्टली स्टूडेंट्स पता है क्या करते हैं? वो पेपर उठाते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन मैं कर लूँगा, हाँ हो जाएगा, गंदी हैंड राइटिंग में ट्राई करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं, हाँ आंसर आ गया, आंसर मैच भी कर रहा है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। हालांकि उन्हें इससे किस तरह करना चाहिए था? उन्हें फिगर अच्छे से बनानी चाहिए थी स्केल पेंसिल से, उन्हें एक एक पॉइंट पे वैल्यू डालनी चाहिए थी कि ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। एक्सप्लेन करना चाहिए था, लेट ये है, गिवन ये है। जिस तरह तुम फाइनल में पेपर दोगे ना उस तरह करो। और अगर तुम ऐसे नहीं भी करते हो ना तो तुम्हारी हैबिट बन जाएगी कि वही जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी आंसर लिखो, स्टेप स्किप करो, यार जो कैलकुलेशन माइंड में हो रही है उस पर क्या फोकस करना है उसे भी जल्दी जल्दी करो, काम खत्म, चलो पेपर खत्म, नंबर कट जाएंगे। तुम्हें अपनी प्रेजेंटेशन पे भी फोकस करना पड़ेगा कि तुम पेपर को किस तरह प्रेजेंट कर रहे हो। हमारी क्लास के बच्चे तो लाइन मार्जिन सब खींच के आते थे जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंटेशन मार्क्स। नाउ लास्ट प्रॉब्लम जो हमारे पास आती है वो ये है कि भैया मैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहा हूँ, सीबीएसई का कैसे हैंडल करूं? या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूरे छोड़ दूं, बाद में उनकी तैयारी कर लूंगा और भी सीबीएसई पे ध्यान दे लेता हूं। सबसे गलत अप्रोच मेरे को यही लगती है। मैंने भी देखो अपने टाइम पे मेरे को जेई देना था, मेरे को भी जेई में स्कोर करना था, तो मैंने जेई की पढ़ाई नहीं छोड़ी थी, जेई में साथ साथ करता था। अब पढ़ाई करने का तरीका क्या होना चाहिए? देखो ये बात तो तुम मानते हो, सीबीएसई का पेपर आता है सब्जेक्टिव और जेई का पेपर आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव पेपर में तुम उल्टी सीधी कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लो, ठीक हो जाएगा, बढ़िया है, पर उसमें तुम्हें प्रेजेंटेशन की बात करनी पड़ेगी। दोनों को तैयारी करने का तरीका तुम्हें पता है डिफरेंट है। और अगर किसी भी रीज़न से तुमने जेई की तैयारी करनी छोड़ दी या फिर नीट की तैयारी करनी छोड़ दी तो तुम्हारी वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की जो आदत है ना वो छूट जाएगी। एक बात याद रखना, जिस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई में आएंगे ना उस तरह के क्वेश्चन तुम्हें जेई में कभी नहीं मिलेंगे। और अगर तुम चाहते हो ना कि उन जेई के क्वेश्चंस को कर सको तो तुम्हें प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी, अपना हाथ बिठाए रखना पड़ेगा उन ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस में। इसलिए अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि सीबीएसई वर्सेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो मुझे किस पे फोकस करना चाहिए, मैं देखो तुम्हें ये तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि सीबीएसई को छोड़ दो, वो तो देते रहोगे, वो तो होता ही रहेगा, कॉम्पिटिटिव पे ध्यान दो, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। बट अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ कि कॉम्पिटिटिव छोड़ दो और सीबीएसई पे फोकस करो, ये तो और गलत हो गया, तो ये भी नहीं करना। तुम्हें दोनों चीज़ें करनी है एक साथ। कैसे? देखो एक बात तो कंफर्म है कि अगर तुम दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली सीबीएसई के टाइम जब बोर्ड्स क्लोज होंगे तुम्हारे तब तुम जेई पे इतना फोकस नहीं करोगे। लेट से तुम 10 में से 7 घंटे सीबीएसई की तैयारी को दोगे और अपने 3 घंटे उस मेंस की तैयारी पे दोगे या फिर जेई एडवांस या नीट्स जो भी तुम देना चाहते हो उसकी तैयारी में दोगे। मे बी सीबीएसई को ज़्यादा प्रायोरिटी दो बट जेई का हाथ मत छोड़ना। आई रिपीट, जेई का हाथ मत छोड़ना। प्रैक्टिस छूट जाएगी तो उस लेवल पे, जिस लेवल पे तुम अभी स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, उस लेवल पे आने में तुम्हें महीना 2 महीना लग जाएगा और तब तक तो जेई निकल जाएगा। मार्क्स क्यों खराब करवाने अपने, है ना वहाँ पे। इसलिए मेरी बात पे ध्यान रखना और दोनों चीज़ों को इक्वल प्रायोरिटी देना। ऐसा नहीं है देखो कि सीबीएसई का पेपर आसान आता है तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। देखो ध्यान दोनों पे देना है। नंबर अगर तुम्हें चाहिए तो ध्यान तो देना पड़ेगा ही, इतना तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ही। एनीवेज आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मैंने इस वीडियो में आपको सीबीएसई रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जो मेरे पर्सनली एक्सपीरियंस में मेरे को हेल्प करी थी एंड आई एम प्रीटी मच श्योर दैट कि ये आपको भी हेल्प करेंगी। एंड आई होप आपने इस वीडियो के नोट्स भी साथ साथ बना लिए हो फ्यूचर रेफरेंस के लिए। नहीं बनाए तो वीडियो दोबारा देख लो, नोट्स बना लो क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एनीवेज वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। और अगर आप जानना चाहते हो कि मेरा IQ कितना था, मतलब मैंने पिछली वीडियो में ना क्या किया था, अपना IQ टेस्ट किया था और देखा था कि मेरा IQ एक्चुअल में है कितना। और अगर आपको वो वीडियो देखनी है, आप उसमें भी इंटरेस्टेड हो, तो इस वीडियो को जो एंड स्क्रीन पे आने वाली है इसे जरूर क्लिक कर लेना। एनीवेज मेरी तरफ से इतना ही था। आई होप वी विल मीट सून। एनीवेज तब तक के लिए गुड बाय, पीस।